तो कश्मीर की तरफ रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कश्मीर के बहुत ही फाल शख्सियत यहाँ पे मौजूद हैं। जनाब गुलाम नबी कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनके बारे में क्या क्या कहूँ कि ये सहाफी भी हैं और उर्दू में भी उर्दू की खिदमत जिस तरीके से कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं और बहुत सारे काम उर्दू के लिए कर रहे हैं। ये क्या क्या कर रहे हैं, अखबारों के वो मुदीर भी हैं और मुरतब भी करते हैं उनको। कई इनकी किताबें मंजर आम पे आ चुकी हैं और इनका एक ट्रस्ट भी है शेखुल आलम के नाम से, शेखुल आलम एजुकेशनल ट्रस्ट है इनके नाम, जो ये चलाते हैं। एक जेएन के गुलाम नबी कुमार उर्दू है, मतलब ये समझिए कि दिन रात इनका सिर्फ उर्दू में वक्त होता है। अभी पीएचडी करके चुके हैं ये, तो हम इनसे मालूम करेंगे उर्दू के बारे में। उर्दू जैसे कि हमारे सदर मोहतरम ने बहुत सारी बातें बताई, उर्दू क्या थी क्या है, उर्दू को इस वक्त कायम रखने के लिए और तरक्की की तरफ गामजन होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये कुछ अपने इशारात, अपने ख्यालात बताएंगे कि मतलब क्या जरूरत है इस वक्त हमें या हमारे जो मतलब गवर्नमेंट को या बाकी जितने भी लोग हैं उनको क्या करना चाहिए कि उर्दू बची रहे, उर्दू कायम दायम रहे। जी गुलाम नबी कुमार साहब, आपका खैर मकदम। जी 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 मैडम, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल जी, आ रही है। जी सर, शुक्रिया सर। मैं आलमी तहरीक उर्दू के मुंतज़मीन डॉक्टर जाकिर मलिक बलीसी साहब, डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब, डॉक्टर रजिया हैदर खान साहिबा, डॉक्टर तरन्नुम जहां साहिबा और दीगर मुंतज़मीन, आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया और उर्दू ज़बान और अल्लामा इकबाल के उर्दू ज़बान के हवाले से आपने तासुरात बयान करने का मौका फराहम किया। और पी श्रीवास्तव रिन साहिब को सुनने का भी मौका इनायत किया। और आज चूंकि मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, आज चूंकि अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश है और इस दिन को यौम उर्दू के तौर पर भी मनाया जाता है, तो ये बड़ी खुश आइंद बात है। अभी रजिया हैदर खान साहिबा कह रही थी कि इसे यौम उर्दू के तौर पर क्यों मनाया जाता है, तो कोई बुरी बात नहीं है, बहुत खुशाइंद बात है कि अल्लामा इकबाल के दिन को ही इस मौके के लिए चुना गया। और जहां अल्लामा इकबाल की तोती बोल रही हो, उन पर तहकीकी मकाले यूनिवर्सिटियों पे में लिखे जा रहे हों, उन पर कसरत से मज़ामिन लिखे जा रहे हों, तो इस मौके को और भी अहम और यादगार बनाया जाए। ये बहुत अहम दिन आज की अपनी बात रखने का भी है। तो आपने भी मुझे अल्लामा इकबाल के ताल्लुक से लोगों को सुनने का मौका फराहम किया। और सालिया सिद्दीकी साहिबा ने अल्लामा इकबाल बहसीत बच्चों के अदीब, तो उनका मकाला सुनने का मौका इनायत किया। उन्होंने भी बहुत उम्दगी के साथ अपना मकाला पेश किया और उनका जो पेशकश था मकाला पढ़ने का वो बहुत उम्दा था, मुझे पसंद आया। और उम्मे मारिया हक साहिबा ने भी बहुत उम्दा तरीके से आपने बात की। अल्लामा इकबाल पर मैंने कोई तहकीकी मकाला तो नहीं लिखा है और न कोई मजमून लिखा है। मजमून तो छोटे मोटे कमजोर अच्छे कुछ लिखे हैं, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि मैंने अल्लामा इकबाल पर कलम नहीं उठाया है और उन पर कोई तहकीकी मकाला नहीं लिखा है, उन पर कोई मजमून नहीं लिखा है। हालांकि उन पर लिखने वालों को मैंने कसरत से सुना है, सेमिनारों में, दीगर जगहों पर उर्दू के इदारे हैं उन पर जो सेमिनार हुए हैं, उन सेमिनारों में जिन मशाहिर ने उन पर लिखा है, मैं उनको भी सुन चुका हूँ। ये 7-8 साल जो मेरे दिल्ली में गुजरे हैं, इन 7-8 सालों में जितना भी अल्लामा इकबाल पर मैंने अल्लामा इकबाल को पढ़ा है, उन पर लिखने वालों की किताबों को पढ़ा है,
मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, लेकिन बस बदकिस्मती ये है कि मैंने उन पर कुछ लिखा नहीं है। तो हालांकि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एमफिल के लिए दाखिला लिया और मुझे दाखिला मिला वहां पर 14 में, तो मैंने कोशिश की थी कि मैं अल्लामा इकबाल की उस गोशे पर बात करूं, उस पर तहकीकी मकाला लिखूं जिस पर अभी कुछ नहीं लिखा जा चुका है। तो गुलाम नबी कुमार साहब, सबीरा सुमन जी कह रहे हैं कि आप उठा लें, आप कलम उठा लें और लिखें आप अल्लामा इकबाल। जी जरूर इंशाअल्लाह ताला। वो मैंने क्योंकि कहा है कि मैंने एमफिल में ही कोशिश की थी कि मैं अल्लामा इकबाल पर तहकीकी मकाला लिखूं, उन पर जो रिसाले खुसूसी शुमारे, रिसालों की खुसूसी शुमारे शाया हुए हैं हिंदू पाक में, उन पर मैं लिखूं और वो दायरा में तय कर लूं, वो हद रखूं अपने मकाले का। लेकिन बाद में कुछ दुश्वारियां पेश आई और लोगों ने कहा इस पर उन पर बहुत काम हुआ है, हालांकि हो भी रहा है। इकबाल यूनिवर्सिटी में एक चेयर है उनके नाम से कायम, तो वहां तो हर साल कई दर्जनों स्कॉलर जो है पीएचडी करके निकलते हैं और सैकड़ों जो स्कॉलर्स हैं वो पीएचडी करके निकल भी चुके हैं, फारिग तहसील हो चुके हैं। तो इसके अलावा कलकत्ता यूनिवर्सिटी में चेयर है अल्लामा इकबाल के नाम से, वहां भी प्रोफेसर मुजफ्फर हंफी साहब वहां रह चुके हैं, तो डायरेक्टर, तो उनकी निगरानी में, और आज जो वहां पर लोग हैं असातिज़ा हैं उनकी निगरानी में भी लोग वहां पर काम कर चुके हैं। तो इसके अलावा तो पाक में तो कई ऐसे इदारे हैं, पाकिस्तान में तो अल्लामा इकबाल के नाम से इदारे ही कायम है जहां से उन पर तहकीक हो रही है बाज़ाब्ता तौर पर, और कितनी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको अल्लामा इकबाल की हजारों किताबें दस्तयाब मिलेंगी, दस्तयाब हैं वहां पर, और वो बासानी पढ़ी जा सकती है, उनको डाउनलोड किया जा सकता है। आज सोशल मीडिया के दौर में बहुत कुछ आसान भी हुआ और कुछ मुश्किलें भी पेश आ रही हैं, तो सब आसान नहीं है। अब हम इस वक्त ऑनलाइन है, हो सकता है मेरा जो डेटा वो खत्म हो और मेरी बात मैं अपनी बात पूरी न रख सकूं, ये भी एक चीज है जो सोशल मीडिया, लेकिन यह है कि अब आसानी से हम वहां पहुंच जाते हैं जहां आप बहुत जल्दी नहीं पहुंच सकते, जहां तक हमारी रसाई नहीं हो सकती। अब डॉक्टर जाकिर मलिक साहब को दे दीजिए, उन्होंने बहुत कम वक्त में, इन 2 सालों जो कोरोना के साल गुजरे हैं, वबा के साल गुजरे हैं, इन 2 सालों में इन्होंने जो सोशल मीडिया का जितना मतलब मुफीद इस्तेमाल किया है, बहुत ज्यादा मुफीद, और उन अदबी मशाहिर और शख्सियात तक हमारी रसाई इनके जरिए से मुमकिन हो पाई है जिनके बारे में सोचना भी मुहाल था, मुश्किल था, और उन लोगों को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हमसे रूबरू कराया, हमें भी उनके ख्यालात से, उनकी तसानीफ से, उनकी खिदमात से रोशनास होने का मौका फराहम किया और मुस्तफीद फरमाया उनकी अदबी खिदमात से। हम बराबर इनके सोशल पेज का जायजा लेते हैं, मुशाहिदा करते रहते हैं, और बहुत कुछ हमें सीखने का मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने एक उर्दू ज़बान अदब की बहुत ही मशहूर और मोतबर शख्सियत पी श्रीवास्तव रिंद साहब को मदऊ किया, और ऐसी शख्सियात को मदऊ करना ये बहुत खुशी की बात है। ऐसी शख्सियात को सुनना ये फख्र की बात है। इनका काम जो इन्होंने उस जमाने में किया, जैसा कि उन्होंने कहा कि इनका दौर जो था उसमें क्या उस दौर की क्या खूबियां थी, और लोगों के ख्यालात किस तरह मुशायरे मुनक्किद होते थे, किस तरह से एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता था, किस तरह उस्ताद शागिर्द का रिश्ता कैसा था, किस तरह लोग इसराह लेते थे, तो कोई कवाहत नहीं थी। तो आज तो गजलें बहुत ज्यादा लिखी जा रही हैं, उसमें मैं छापता भी हूँ, और ज्यादातर गजलें कही जा रही हैं, नज़में बहुत कम कही जा रही हैं। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या वजह है कि गजलें कही जा रही हैं और नज़्मों का वो जो है रिवाज चलन बहुत कम हो रहा है। नज़में बड़ी पुख्ता कही जाती, कहीं नज़्मों की अपनी अलग अहमियत है, और अगर कही जाती तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। कतात नहीं कहे जा रहे हैं, रुबाई की तरफ बहुत कम तवज्जो दी जा रही, मसनवियात तो खत्म नापैद है, कसीदा तो कहे नहीं जा रहे हैं। अब अगर कोई कसीदा कहा भी जाए तो वो शान मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत में कहा जाएगा,
वरना कसीदे तो अपना कसीदे मसनवी और यहाँ तक कि सफरनामे भी बहुत कम हो रहे हैं। तो ऐसी असनाफ का खुद नविश्त सफरनामा, कतात, उर्दू रुबाई, तो ये सब कसीदे, ये सब इन असनाफ का उर्दू से नापैद होना, इन सब असनाफ पर न लिखा जाना, ये जवाल का बायस बन रहा है। अब हम ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं उर्दू सेमिनार की अपनी अहमियत है, कोई शक नहीं। सेमिनार मुनक्किद कीजिए, लोगों को इकट्ठा कीजिए, मसले बयान कीजिए, लेकिन उन मसलों का हल भी तलाश कीजिए। हम मसले उठाते हैं, लेकिन उन मसलों को हम सामने नहीं लाते, उन मसलों का हल तलाश नहीं करते हैं। तो उर्दू के सेमिनार करने से क्या फायदा होगा? आप उर्दू की सेमिनार मुनक्किद कीजिए, लोगों को इकट्ठा कीजिए, उनके ख्यालात से मुस्तफिद हो जाइए। ये तो हमारी बड़ी बात है। जितना लिखना जरूरी है उतना लोगों को सुनना भी जरूरी है, उनके मुशाहिदों, उनके तजुर्बात से मुस्तफिद होना भी जरूरी है। तभी हम दूसरी जगह कहीं भी अपनी बात रख सकते हैं, और हमारे जहन में बातें तभी आ सकती हैं, हमारा जो इदराक, ये सब बातें हमारे शऊर का हिस्सा बनती हैं, तो और हमारे तजर्बे का भी हिस्सा बनती हैं। और सन्नात कीजिए। अब देखिए, अभी एक अंजुमन बनी है, अंजुमन फरोग उर्दू जम्मू कश्मीर, वो डॉक्टर अल्ताफ अंजुम उसके सरपरस्त हैं, सदर हैं। तो और भी यहाँ बहुत सारे जो असातिज़ा है, कश्मीर यूनिवर्सिटी की असातिज़ा, डॉक्टर मुश्ताक हैदर, कौसर रसूल साहिबा, शाह फैसल साहिब, और यहाँ मकामी जो लोग हैं, डॉक्टर मोहिद्दीन ज़ोर कश्मीरी, वो उस तंजीम के मेंबर हैं, बने हैं, अभी रजिस्टर्ड होनी बाकी है। तो अभी उन्होंने हाल ही में यहाँ एक नशिस्त मुनक्किद की। उस नशिस्त में उन्होंने, इन सब लोगों ने रफ्ता रफ्ता एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी बात रखी, और कई लोगों ने कहा कि उर्दू तलफ़ुज़ यहाँ कश्मीर में बहुत कमजोर है, उर्दू तलफ़ुज़, उर्दू इमला वीक है, कमजोर है। इन सब बातों पर भी गौर किया जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए, उर्दू तलफ़ुज़ को हम सही कैसे कर सकते हैं, उसको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, उर्दू इमला को दुरुस्त कैसे किया जा सकता है। ऐसे इन सेमिनारों जहां हम 5 मिनट हमें बोलने का मौका फराहम किया जाता है, 5 मिनट एक स्कॉलर को दिए जाते हैं कि आप अपनी बात रखिए। कोई भी प्रोफेसर साहब, उनका तजुर्बा है, वो अपनी बात रखते हैं, वो 1 घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन स्कॉलर को 5 मिनट दिए जाते हैं। तो हालांकि एक्सपर्ट्स की बात सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको तजुर्बा होता है, वो अपनी बात रखते हैं, उन्होंने दुनिया देखी होती है, हर जगह गए होते हैं, घूमे होते हैं, तो वो अपनी बात हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से रख सकते हैं। तो लेकिन अब देखिए, ये तो सेमिनार की। अब इमला, मैंने कहा सर, इमला उर्दू तलफ़ुज़ ज़बानी सही दुरुस्त नहीं हो सकता। इसके लिए हमें वर्कशॉप मुनक्किद करने चाहिए। वर्कशॉप कहाँ मुनक्किद हो सकते हैं? एक निजी इदारा 1 दिन का वर्कशॉप करे, आप रफ्ता कर सकते हैं, वक्तन फवक्तन ऐसे वर्कशॉप मुनक्किद कर सकते हैं। अगर आपके पास फंड्स नहीं है, आप उसके लिए हमें माहिरीन को बुलाना चाहिए। एक माहिरीन मुख्तलिफ इलाकों से, जिनकी जबान पर दस्तरस हो, जिनको जबान पर उबूर हासिल हो, वो अपनी बात रख सकते हैं, वो अपनी बात, और ऐसे लोगों को, आसपास के लोग जो उर्दू से वाबस्ता हो, जिनकी रोजी रोटी उर्दू हो, वो अपनी बात वहां रख सकते हैं। जब वो माहिरीन की बात, उर्दू असातिज़ा जो मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ाते हों, जो कॉलेज में पढ़ा रहे हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो यूनिवर्सिटी में असातिज़ा पढ़ा रहे हैं वो सही दुरुस्त उर्दू बोलते हैं, उनका उर्दू तलफ़ुज़ बहुत बिल्कुल दुरुस्त है। अगर हमारे असातिज़ा का उर्दू तलफ़ुज़ अच्छा होता तो हम ऐसे वैसा नहीं बोलते, हम भी दुरुस्त बोलने की कोशिश करते, क्योंकि हम भी उन्हीं से सीखते हैं। अगर मैं सही बोलूंगा, कल जाकर स्कूल में जब मुझे 10 बच्चे 100 बच्चे सुनेंगे, तो वो भी वैसा ही बोलने की कोशिश करेंगे। वो समझते हैं कि जो असातिज़ा हमारे बोलते हैं वही दुरुस्त है, उन्हीं की बात हतमी है, तो ऐसे इसलिए असातिज़ा की जबान को दुरुस्त करना, बच्चों वो सिर्फ वर्कशॉप से ही मुमकिन हो सकती है। उसके लिए हमें मुख्तलिफ जो रियासतों से दानिश्वरों और जो जबान शनास है, उनको बुलाना चाहिए, वर्कशॉप में मदु करना चाहिए, और वो इस तरह अपनी बात रख सकते हैं और दूर दूर तक बात पहुंच सकती है। तो इस तरह वक्त फवक्त ऐसे वर्कशॉप की जरूरत है, जहां से उर्दू इमला और उर्दू तलफ़ुज़ दुरुस्त किया जा सकता है। अब उर्दू इमला की किताब पढ़कर हम सही नहीं हो सकते हैं।
और जैसे अब हम देखिए कि मुख्तलिफ किताबें देखिए उर्दू इमला की, तो वहाँ भी हमें मुतज़ाद बातें नजर आएंगी। उर्दू माहिरीन ने लिखी हैं, वो ऐसा उर्दू लिसानियत से जो दिलचस्पी रखते हैं, और हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने उर्दू इमला पर लिखी हैं किताबें, और तलफ़्ज़ पर भी किताबें हैं, लेकिन हर जगह आपको कहीं ना कहीं कोई मुतज़ाद बात तो निकलेगी ही, क्योंकि उन्होंने सब लोगों ने मशवरों से किताब नहीं लिखी है, मशवरा करके किताब नहीं लिखी है, तो इस वजह से कोई मुतज़ाद बातें तो नजर आती हैं। अब देखिए किताब कल्चर का जो रुझान है वो खत्म हो रहा है, किताब कल्चर का रुझान बिल्कुल खत्म हो रहा है। मैं किताबें छाप रहा हूँ GNK पब्लिकेशन से, ये मैं बहसीत स्कॉलर हूँ, कल मैं कॉलेज में पढ़ाऊंगा, मैं कल जाकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा। मामला ये है कि मैंने 4-5 किताबें मैंने खुद भी छापी हैं अपनी, तो मामला ये कि किताब कल्चर खत्म हो रहा है, बहुत कम किताबें बिक रही हैं बाजार में। अगर कोई राइटर किताब लिख भी रहा है, लेकिन किताब 100 में से 3% बिक रही है, और अगर वो बिक रही है वो भी कॉलेज में जाकर, कॉलेज की लाइब्रेरी में जा रही है, वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जा रही है। अब हालत ये हो गई है कि कोई स्कॉलर अगर PhD कर रहा है, कोई तहकीक कर रहा है, तो सिर्फ उसके पास 10-15 किताबें उसकी अपनी मौजूद से मुताल्लिक होंगी, जबकि किसी राइटर की किताब से मुश्किल ही से उसके पास किसी राइटर की किताब होगी। कोई ऐसा उर्दू का आशिक होगा जिसके पास आप किताबों का अंबार देखेंगे। मसला ये नहीं कि आप किताबों के शौकीन आप रख रहे हैं, मसला ये है कि आप किताबों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। आपके पास किताब दस्तयाब है, आप कभी बंद नहीं हो सकते, आप किसी भी मौजू पर गुफ्तगू कर सकते हैं, आप किसी भी मौजू पर आपको अगर बोलना है तो आपके पास किताब दस्तयाब, आप उसको खोल कर पढ़ सकते हैं, आप किसी को दिखा सकते हैं, देखिए ये है, ये कोई मुसन्निफ है दुनिया में जो गुजरा है या अभी इस वक्त जिंदा है। तो ज़बानी बातों से हम इसे ये रुझान है किताबों का। अब ये लोग कह रहे हैं कि आपके पास किताबें हैं लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं, ये ख्याली बातें हैं। जब आपके पास किताब होगी, तब जब आपको जरूरत होगी तो वो पढ़ेगा। अगर आपके पास किताब है तो कोई भी उर्दू का आशिक आपके पास आकर आपकी लाइब्रेरी से मुस्तफीद हो सकता है। तो किताब कल्चर का रुझान जो है ये बढ़ना चाहिए, और हमें ज्यादा से ज्यादा किताबें खरीदनी चाहिए मुसन्निफीन की। आप जो अच्छा राइटर हो उसकी किताब खरीदिए, लेकिन खरीद कर पढ़िए, मुफ्त में हासिल मत कीजिए। असातिज़ा को ज्यादा से ज्यादा इस चीज को अपनाना चाहिए। असातिज़ा को ज्यादा किताब मेलों में तो कोई उस्ताद दिखाई नहीं देता है। कोई ऐसा उस्ताद होगा जो मेरी बात किसी को बुरी ना लगी, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ पिछले 7-8 सालों से दिल्ली में, मैं हर किताब मेले में गया हूँ, मैंने हर दफा किताबें खरीदी है। मेरे पास 6-7 लाख रुपए की किताबें होंगी जो मैंने खुद अपने जेब से खर्च करके खरीदी है किताबें। 7-8 लाख रुपए की किताबें मेरे पास इस वक्त हैं। तो मेरा मानना है, जब मैं हर दफा गया किताब मेले में, दिल्ली में जो मुनक्किद होते हैं आलमी किताब मेले, तो मैं हर दफा गया, लेकिन स्कॉलर भी कम है, असातिज़ा भी कम है। हम अपनी कॉलेजों में, हम अपने स्कूलों में, अपनी यूनिवर्सिटियों में बच्चों को कहते ही नहीं कि आप जाइए। जब हम खुद जाएंगे तब हमारे बच्चे भी जाएंगे। जाहिर है उस बच्चा जो है वो उस्ताद उसकी रहनुमाई करता है, बच्चा भी उसको फॉलो करता है, उस्ताद क्या कहता है, उसकी जबान कैसी है, वो सब चीजों में उसको फॉलो करता है। अगर उस्ताद के पास 10 किताबें होंगी तो जाहिर है बच्चा भी चाहेगा कि मेरे उस्ताद के पास कितनी किताबें हैं, मेरा उस्ताद जो इतना अच्छा लिखता है, मेरा उस्ताद इतना मुतहरिक और फाल है, उर्दू जबान अदब की इतनी खिदमत कर रहा है, मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी इनकी तरह आगे चलकर उर्दू जबान अदब की खिदमत कर सकूं। अगर हम सही नहीं, अगर हम उर्दू के उस्ताद हैं और अगर हम सही नहीं है, तो हमारा बच्चा कैसे सही हो सकता है। वो उन किताब मेलों में उनकी बुरी हालत है, तो वहां कैसे कौन किताबें खरीदने आता है। खाल अगर 100 में से आपके पास 5% लोग वहां आते हैं, तो ये कहां से अच्छी बात होगी। ये मैं सिर्फ जबानी कमरे में रहकर अपनी बात नहीं रख रहा हूँ, वो बता रहा हूँ, बल्कि मैं मुशाहिदे की बुनियाद पर कह रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान की बेशतर रियासतों में गया हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं हर दफा गया। अब देखिए किताब मेले कहाँ मुनक्किद होते हैं। अब हम सरकार का इंतजार नहीं कर सकते कि वो किताब मेला मुनक्किद करे। इसके लिए हम अब नाशरीन जो है हिंदुस्तान की सैकड़ों नाशरीन है, तो वो अगर एकजुट हो और वो उनकी ज़ाती कोशिशों से भी हम कहीं भी हर साल हर स्टेट में एक किताब मेला तो मुनक्किद कर ही सकते हैं। अब देखिए कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान ने 2014 में कश्मीर में किताबी मेला मुनक्किद किया।
उसके बाद 2019 में शायद फिर मुनक्किद हुआ, फिर हालात नासाजगार रहे, और उसके बाद भिवंडी में मुंबई में किताब मेला मुनक्किद हुआ, और दीगर कहीं कहाँ कहाँ मुनक्किद हुए। हम बहरहाल बहुत कम है होते हैं, तो होने चाहिए। अब उर्दू रसाइल जरायद की बात करते हैं। उर्दू रसालों का एक प्रोफेसर साहब से मैंने बात की एक दफा, दिल्ली में ही एक आलमी कॉन्फ्रेंस थी, वहां एक प्रोफेसर साहब बहुत बुजुर्ग, तो लोग उनको मानते हैं, तो उनको किसी ने कहा ये गुलाम अनिल कुमार जो है बहुत छापते हैं। मैं शर्मिंदा हुआ, तो बहरहाल उस्ताद के सामने शागिर्द की क्या मजाल, तो उस्ताद ने कहा, वो प्रोफेसर रह चुके हैं माशाल्लाह, कि मैंने 40 साल से उर्दू का कोई अखबार ही नहीं पढ़ा है, कोई उर्दू का रिसाला ही नहीं देखा है। अब देखिए, हर मीटिंग, उर्दू की हर मीटिंग में वो रहते हैं, किसी को अवार्ड देना हो तो उनका नाम होता है, किसी को कुछ और करना हो तो उनका नाम होता है, किसी को नौकरी लगनी है तो उनका नाम होता है। जिसने उर्दू का कोई रिसाला ही नहीं देखा हो, जिसने उर्दू का कोई अखबार ही नहीं देखा, चाहे उसके पास जाते भी हो रिसाला, जाता तो होगा कोई उर्दू का अखबार, ये समझ नहीं आता फिर उन्होंने क्यों कहा कि हमने कोई उर्दू का अखबार ही नहीं देखा। शायद वो मुझे हालांकि मुझे किसी ने कहा कि ये लिखते हैं, तो शायद उनको बुरा लगा, इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने कोई उर्दू का अखबार ही नहीं देखा है 40 सालों से, न उर्दू का रिसाला पढ़ा है। जब अगर उनके पास ना भी जाते हों, तो वो क्या स्टैंडर्ड देखेंगे कि उर्दू रिसाले का क्या स्टैंडर्ड है, क्या मेयार है, कौन छापता है, कौन शायर है, कौन अदीब है, कौन नक्काद है, कौन किस रिसाले का एडिटर है। कल जाकर वो तय करता है कि इसको नौकरी मिलनी चाहिए, इसको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। ये हालत है उर्दू की। अगर ऐसे लोग, ऐसे उस्ताद हमारे हैं, तो बताइए हमारी जबान किस तरफ जाएगी। आप ही लोग कल यूनिवर्सिटी में उर्दू असातिज़ा मुकर्रर करते हैं, क्या इंसाफ, कहाँ तक इंसाफ हो पाता है? आप ही लोग तय करते हैं कि यूजीसी केयर लिस्ट में ये उर्दू का रिसाला होना चाहिए। ये जो 40 सालों से रिसाला निकल रहा है, इंतिसाब इस रिसाले का नाम है, ये 40 सालों से निकल रहा है, यूजीसी केयर लिस्ट में आज तक शामिल नहीं है। आज आपका रिसाला जो है, आपकी किताब जो है, व्हाट्सएप पर सैकड़ों ग्रुप्स में एक साथ 10 मिनट में सैकड़ों ग्रुप्स में शेयर हो सकती है, तो इंटरनेशनल हो गई, इंटरनेशनल किताब हो गई, इंटरनेशनल रिसाला हो गया, ऑनलाइन हो गया वो सब। अब बताइए, ये छप भी रहा है बाजार तक, तो मुझे जैसे आम कारी के पास भी पहुंच रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझ तक भी पहुंच रहा है। ये अदब सिलसिला है, ये भी उर्दू का रिसाला है। अब ऐसे लोगों की हिम्मत नहीं टूटेगी तो क्या होगा? ये भी उर्दू का रिसाला है, ये भी यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल नहीं है। क्या वही रिसाले यूजीसी, कौन से रिसाले, आप क्या मेयार देखते हैं कि उर्दू का रिसाला यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल हो? जिस यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल होगा वही मुलाजिम लगेगा, जो इसमें छपेगा वो उसकी नौकरी नहीं लगेगी। यह हालत है। अब 500-300 रिसाले उर्दू के हिंदुस्तान से निकलते हैं, कितने रिसाले? तो अब बताइए, अब ये देखिए, 15 रिसाले, 16 रिसाले, 20 रिसालों को आप यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल करते हैं। जो दरभंगा टाइम्स में छपा, उसका मजमून किसी लायक नहीं है। जो अदब सिलसिला में छपा, उसका मजमून किसी लायक नहीं है। ये जो रिसाला पिछले 2 साल से मुसलसल निकल रहा है, यूजीसी केयर लिस्ट का ये शेड्यूल है, ये जो है उसके नॉर्म्स हैं। आपका रिसाला ऑनलाइन हो और आपकी हार्ड कॉपी में छपता हो, आपका जो है कोई रिकमेंड करे, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज का कोई प्रोफेसर आपको रिकमेंड करे, कोई इदारा आपको रिकमेंड करे कि आपका रिसाला बाज़ाब्ता तौर पर छपता है, ISSN नंबर शामिल है, आपका RNA नंबर है, सब रजिस्टर्ड है, तो फिर क्यों आपका रिसाला यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल नहीं होता? तो सरकारी रिसाले तो है, ठीक है, उनके मुलाजमीन होते हैं, तो वो देखते हैं कि उनके काम करने वाले तो स्टैंडर्ड किसी तक देखते हैं। तो इसका मतलब नहीं जो बाकी हिंदुस्तान में उर्दू के रिसाले और जरायद भी करते हैं वो बेकार है, उनका कोई मेयार नहीं है। तो फिर ISSN नंबर देना बंद कर दीजिए ना, ISSN नंबर देना बंद कर दीजिए, तो 15 ही रिसाले उर्दू के रखिए, बाकी को बाहर में जाने दीजिए। तो 300 रिसाले इस वक्त निकल रहे हैं, 300 से ज्यादा हिंदुस्तान में, 15 रिसाले उर्दू के हैं जो यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल है। अब देखिए, उन असातिज़ा को देखना चाहिए
कि किन किन रसालों को यूजीसी की लिस्ट में मजीद शामिल करना चाहिए। कई स्कॉलर्स जो हैं अपने तहकीकी मकाले यूनिवर्सिटी में जमा नहीं कर पाते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनका जो मजमून है यूजीसी की लिस्ट में शामिल नहीं है। आज उर्दू का प्रोफेसर भी कहता है कि मुझे भी यूजीसी की लिस्ट में कि मैगजीन में शामिल होना है, उसमें छपना है। क्यों? बाकी की मैगजीन किसी लायक नहीं है। हमें इस तरह के जो रिसाले निकल रहे हैं अदब सिलसिल, ये जो है ये अभी हाल ही में छपा है दबिस्तानी हिमालय, इसके 4 शुमारे मुसलसल निकले हैं। ये है दबिस्तानी हिमालय। तो इस तरह के भी रिसाले निकल रहे हैं जिनकी हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए। और तो इस तरह ये बातें समझने वाली हैं। तो नाशरीन ने उर्दू में जो नाशरीन किताबें राइटरों की छाप रहे हैं, तख्लीक नाकदीन की छाप रहे हैं, मुहक्किकीन उदबा शुरा की छाप रहे हैं, किसी की छपती बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैंने कहा अब रुझान चूंकि बहुत कम है, कम छपती हैं, लेकिन उर्दू में रॉयल्टी का सिस्टम कुछ नहीं है। तो मैं एक स्कॉलर से पब्लिशर बना, किताबें मैं भी देख रहा हूँ, हालांकि मैं कमाने के लिए नहीं बना। अब अगर कोई हलाल की कमाई खाता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। अब अगर किसी किताब की किसी अच्छी मौजू की किताब बिकती भी है तो उस राइटर को कोई मुआवजा नहीं मिलता है। उर्दू में कोई रॉयल्टी का सिस्टम है ही नहीं। अंग्रेजी हिंदी में किसी हद तक ये चलन अभी बाकी है, लेकिन उर्दू में कोई रॉयल्टी का सिस्टम नहीं है। इस तरह के नाशरीन को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम सिर्फ किताबें राइटरों की जो छाप रहे हैं तो उनका हक भी मिलना चाहिए। और कोई भी राइटर, कोई भी अदीब, कोई भी शायर, अगर उसकी शायरी अच्छी है, उसकी तहकीक बहुत अच्छी है, आला पाया की है, तो उसको अहमियत भी दी जाए, उसके साथ इस्तेसाल न किया जाए। इस्तेसाल हर तरह का होता है, पब्लिशर भी इस्तेसाल करता है। मुझे किसी से कोई मसला नहीं है, कितना किसी से कोई दुश्मनी है। मैं खुद ही पब्लिशर हूँ, मैं भी नहीं चाहता कि कोई किसी चीज का शिकार बने। मैं उसका पैसा खाऊं, मैं उसका इस्तेसाल करूं, उसी का बेचूं, उसी को इस्तेसाल का उसी को शिकार बनाऊं, ये भी सही नहीं है। तो बहरहाल ये एक और सिस्टम है। तो उर्दू अखबारात में जिन लोगों को हम जगह देते हैं, चाहे वो आम खबर छपती हो या अदबनामा छपता हो, मैं भी अदबनामा तरतीब देता रहा हूँ पिछले कई सालों से। तो अदबनामे में हमें ऐसे लोगों को ही जगह देनी चाहिए जिनका मेयार, जिनका उर्दू इमला बहुत अच्छा हो, वरना जो आम कारी है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बहुत बुरा इस चीज का असर पड़ता है, शायद वो समझता है कि जो उर्दू के अखबार में छपता है, जो उर्दू के रिसाले में छपता है, जो अदबनामे में छपता है, शायद वही बड़ा राइटर है। जो नहीं छपता वो कहीं है ही नहीं, फहरिस्त में ही नहीं है, कहीं शुमार ही नहीं होता कहीं। जो उर्दू के अखबार में छपता है वही राइटर है। अगर हम जिसका उर्दू इमला बहुत कमजोर है, अगर उसको छापते हैं, जिसकी शायरी बहुत कमजोर है, अगर उसको छापते हैं तो हम, लेकिन आमकारी नहीं समझेगा। बहुत से कोई नजर रखने वाला होता है जो समझता है कि इसकी शायरी बहुत कमजोर है, बिला वजह छापी गई है। ऐसे लोग बहुत कम है। और जो इब्तिदाई सतह पर कारी आगे बढ़ रहा हो, वो यही समझेगा कि जो अखबार में, जिस शायर की अखबार में शायरी छपी है वो आला मयार की है और उसी की शायरी बहुत अच्छी है, वही बहुत अच्छा शायर है। जिसका तबसरा छपा है वही अच्छा तबसरा निगार है। लेकिन वो ये नहीं दिखते कि इसका इमला बहुत खराब है और उसकी तहरीर बहुत कमजोर है, किसी लायक है नहीं। तो इस तरफ भी हमें तवज्जो देने की जरूरत है कि हमें उन्हीं लोगों को रिसाले, अखबार, अदबनामे में शामिल करना चाहिए जिनकी का उर्दू इमला और जिनकी तहरीर बहुत आला और मयारी हो। तो इस तरफ हमें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है दोस्ती निभाते हैं, रिश्तेदारी निभाते हैं, तो चला देते हैं काम, लेकिन हमें अगर ईमानदारी बरतनी है तो इन सब बातों की तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है। तो उर्दू के इदारे जो है उनको उर्दू के काज के लिए आगे आना चाहिए। उर्दू के काज के लिए, उर्दू की जो बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है, उर्दू की अकेडमियां कायम नहीं हो रही हैं, जो है तो वो भी फाल नहीं है। अब बिहार उर्दू अकेडमी पिछले 3 सालों से पड़ी हुई है, वहाँ के जो उदबा है कॉलम लिख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूब अच्छा काम चल रहा है। वहाँ राजभाषा है, काम ठीक है, एक इदारा किसी हद तक कायम है, लेकिन उर्दू अकेडमी बिल्कुल खत्म, वहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है। उर्दू राइटरों ने जो उर्दू के अदीब हैं, जो लिखारी लोग हैं,
उन्होंने वहाँ किताबें 2019 में 18 में जमा की हैं। आज तक वहाँ का मुश्ताक अहमद नूरी साहब के बाद वहाँ कोई सेक्रेटरी मुंतखब नहीं हुआ। सुल्तान साहब जो कुछ हद तक वो इंचार्ज बने थे, तो बहरहाल हालत बहुत खराब है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई सेमिनार नहीं हो रहा है, कोई मुशायरा मुनक्किद नहीं हो रहा है। तो वहाँ के लोग अगर इस हद तक वहाँ मुत्तहिद हो जाए और इस कोई अपनी बात रखें, तो जब तक हम एकजुट न हो तो इन मसलों का कभी हल नहीं निकल सकता। हम अपने अपने तौर पर कितना ही काम करें, मुत्तहिद होना, यकजहती और बरादरी के साथ कायम आगे बढ़ना और अपनी बात रखना, हुकाम तक अपनी बात पहुंचाना, ये बहुत जरूरी है। तब तक कोई भी किसी भी मसले का हल नहीं निकल सकता। बेशक, बहुत अच्छी। अब देखिए, तो जम्मू कश्मीर में उर्दू अकेडमी कायम है, वहां भी बहुत बुरी हालत है, वहां भी कोई सेक्रेटरी नहीं है। तो अभी एक ऑफिसर बुलाए गए थे, लेकिन वो भी निकल चुके हैं। अब सीट खाली है, कोई काम नहीं पड़ रहा है। मुसव्वरे 2019 में जमा हुए हैं, तो हालत वही पड़ी हुई है, तो ढेर पड़ा हुआ है मुसव्वदों का। तो राइटर की हालत खराब नहीं होगी तो क्या होगा। शिराजा जो वहां का रिसाला है वो छप नहीं रहा है, तो 1 साल से वो भी पड़ा हुआ है। तो क्या होगा, कैसे होगा, उर्दू का फरोग कैसे मुमकिन है। यहाँ कोई जम्मू कश्मीर जहाँ उर्दू की और जहाँ की सरकारी जबान उर्दू थी, जम्मू कश्मीर जहाँ की सरकारी जबान उर्दू है, उर्दू थी, अब भी है। अब यह है कि उसमें और 4-5 जबानें जोड़ी गई हैं। तो मामला तो जाहिर है, लोग तो यहाँ बोलने वाले कसीर तादाद में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की ऐसी पहली वाहिद रियासत है जहाँ सबसे ज्यादा उर्दू बोलने वाले लिखने वाले मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर में। तो घरों में उर्दू बोली जा रही है, माए बहने भाई बच्चे तमाम उर्दू बोलने में फख्र महसूस करते हैं। लेकिन अब देखिए हालत इतनी खराब है, जहाँ सब लोगों की जबान पर उर्दू हो, जहाँ सब लोग उर्दू में बात करना पसंद करते हैं, चाहे वो रिक्शा में दौड़ रहे हों, चाहे वो कहीं भी, मोटर गाड़ी बस, आम जगह पर हो, यूनिवर्सिटी कहीं भी किसी भी इदारे में उर्दू बोलना पसंद करते हैं। लेकिन अब देखिए उर्दू की एकेडमी यहाँ कायम नहीं हो सकी है। अब देखिए कश्मीर में कश्मीरी जबान के जो इदारे हैं बहुत मुतहरिक हैं, उर्दू का कोई इदारा ऐसा नहीं है जो मुतहरिक हो। अब यहाँ कमरों में बैठकर नशिस्तें मुनक्किद होती हैं। अब देखिए उससे क्या फर्क होगा। कमरों में बैठकर हम किसी भी मसले का हल नहीं निकाल सकते। वही 15 लोग, वही 20 लोग, 19, 20, 18, 15, 10, 11, तो उससे क्या उर्दू का फर्क होगा। हम 7,000, 8,000 कमरे का किराया दे रहे हैं, 10,000 कमरे का किराया दे रहे हैं। अगर वही 10,000 हम कमरे से बाहर निकलकर किसी सरकारी इदारे में जाकर देखें कि वहां कोई गरीब बच्चा हो, वहां चले उर्दू का बैनर ही लगे, 10 उर्दू के लोगों को बिठाया जाए जो उर्दू के कॉज के लिए काम कर रहे हैं, जो उर्दू के लिए लिख रहे हैं, जो उर्दू में लिख रहे हैं। अगर उनको उससे ज्यादा कमरे में बैठकर उनको उस जगह जाकर बहुत ज्यादा इज्जत मिलेगी। और अगर वहां वो जाते हैं तो जो नई नस्ल है वो देखेगी कि उर्दू वालों को कितनी इज्जत मिल रही है, उनको स्टेज फराहम हो रहा है। तो हम भी उर्दू में लिखेंगे, उनको कॉपी, उनको इस तरह की क्विज रखिए ताकि जिनसे उनकी हौसला अफजाई हो, जिनसे उनका जो तख्लीकी जहन है वो तख्लीकी जहन उनमें पैदा हो। वो भी देखें कि कल हम जाकर उर्दू में लिखेंगे, उर्दू में पढ़ेंगे, हमारी भी इतनी ही इज्जत अफजाई होगी। उनके घर में जाकर उर्दू की किताब होगी, बचपन से ही वो उसको देखेंगे तो उनके अंदर उनका जहन बेदार होगा। उर्दू के लिए वो जरूर सोचेंगे। और 100 में से 10 बच्चे तो ऐसे निकलेंगे जो उर्दू का काम करेंगे आगे जाकर। बहरहाल हिंदुस्तान में थोड़ी सा है। बातें बताई आपने गुलाम नबी ऐसी बातें तो एक अदीब नहीं, मुझे लगता है जो रजिया हैदर साहबा जो इनकी बातें हैं वो हकीकत पर मबनी हैं। और मैंने गुजारिश करूंगा कि आलमी तहरीक उर्दू का जो प्रोग्राम एक होता है हमारा उर्दू है जिसका नाम, उसमें आप तशरीफ लाएं, रूबरू प्रोग्राम में तशरीफ लाएं और ये बातें जो है हम उसमें जारी रखेंगे इंशाअल्लाह।
इतनी सारी बातें, और एक अदीब, एक मुदीर और एक स्कॉलर का दर्द इनकी बातों में जबरदस्त नजर आया। बिल्कुल। और इस पर बाकायदा गुफ्तगू और आगे होनी चाहिए। बहुत सारी बातें आपने ऐसी कारामत बातें बताई हैं कि बस वाकई मतलब मैं ये देख रही हूँ के हवाले से भी और किताबों के हवाले से भी बहुत सी बातें, बहुत सारे। तो ये गुलाम नबी कुमार जो एक नाम है, वो सिर्फ नाम नहीं है, वो वाकई है इस लायक, वो इस काबिल है कि उनकी गुफ्तगू से ये पता चल रहा है कि वो कितना मुताला करते होंगे, कितनी जानकारी उनके पास है और कितना दर्द है उनके दिल में उर्दू के लिए। ये भी हमने आपकी बातों से अंदाजा लगाया। बहुत 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 शुक्रिया आपका। आपकी बातें बहुत सारी अधूरी रह गई होंगी और हमें भी लग रहा है कि अधूरी रह गई, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जी रजिया जी बहुत मुतासिर हैं लोग इस वक्त। लोग जो है वो स्वीडन से, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, रजिया जी जो है वो रजिया काजमी साहिबा अमेरिका से देख रही, मतलब कई मुल्कों से जो है ये प्रोग्राम देखा जा रहा है इस वक्त। ऑस्ट्रेलिया से भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सऊदी अरब से हैं, यूएई से हैं, पाकिस्तान से हैं। तो सभी लोगों ने जो है इनकी बातों को सराहा है। बहुत ही हकीकत पसंदी वाली बातें जो है उन्होंने की है। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। बहुत सारी बातें गुलाम नबी कुमार साहब, बहुत सारी बातें आपकी रह गई और मुझे भी अफसोस है कि वक्त की कमी की वजह से हम लोग, लेकिन अधूरी नहीं रहेगी। इंशाल्लाह ताला हम आपको अपने प्रोग्राम में मदद करेंगे और हम आपको साथ जारी रखेंगे। और भी बहुत सारी बातें आपसे करनी है। इस वक्त हम अफसानों की तरफ चलते हैं, अफसानों की दुनिया में अफसानवी शख्सियत के पास चलते हैं। हमारी आज की मेहमान खुसूसी मोहतरमा चश्मा फारूकी साहिबा हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत ही अच्छी अफसाना निगार हैं और बहुत ही मशहूर जुड़े हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और लोगों के ये कमेंट्स भी आ रहे थे कि अगर आपके प्रोग्राम में पीपी श्रीवास्तव रिंद साहब बैठे हैं और खाली बैठे ही हैं वो, तो ये आपके प्रोग्राम की कामयाबी है। आपका प्रोग्राम कामयाब हो चुका है क्योंकि रिंद साहब आपके प्रोग्राम में आ चुके हैं। तो हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। हम बहुत मशकूर हैं आपके रिंद साहब कि आप इस प्रोग्राम में आए, आपने इतना वक्त दिया। आपका वक्त जो है बहुत कीमती होता है और आपने अपना वक्त दिया, इस प्रोग्राम में आए, हमारी सरपरस्ती की, हमारी रहनुमाई की। आप आगे भी हमारी रहनुमाई करते रहें, हमारी सरपरस्ती करते रहें ताकि हम उर्दू के इस कारवां को आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो करें। इसके अलावा जो हमारे साथ आज मेहमान खुसूसी जुड़ी रही चश्मा फारूकी साहिबा, मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए, अपना कीमती वक्त निकाला आपने और इस प्रोग्राम में आए। बहुत हौसला मिला हमें आपके आने से, हम आपके भी बहुत मशकूर हैं। उम्मा मारिया हक साहिबा जो है हमसे जुड़ी दहली से, मैं उनका भी मशकूर हूँ। डॉक्टर गुलाम नबी कुम्हार साहब ने बहुत ही अहम ख्यालात अपने रखे सामने और अपने दिल की बातें उन्होंने यहाँ पे कही। इंशाल्लाह उन्हें और मौका दिया जाएगा आलमी तहरीक उर्दू के किसी प्रोग्राम में, वो अपनी पूरी बात रखेंगे। लेकिन जो भी बात उन्होंने रखी वो हकीकत पर मबनी थी और नाजरीन की तरफ से भी हमें ये कमेंट्स मिले कि कुम्हार साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। डॉक्टर सालिहा सिद्दीकी साहिबा हमसे जुड़ी इलाहाबाद से मेहमान ज़ेवकार के तौर पर, मैं उनका भी मशकूर हूँ। और जितने नाजरीन हमसे जुड़े और ख़ास तौर पर शबाना नवीद साहिबा, शमा अफरोज़ैदी साहिबा, रजिया काजमी साहिबा अमेरिका से, मोहम्मद अनवर अंजुम साहब, बहुत सारे नाम हैं। अगर मैं नाम सबका यहाँ पे पढ़ूं तो बहुत सारा वक्त जो है उसमें लगेगा। लेकिन मैं एक बार फिर जो है पीपी श्रीवास्तव रिंद साहब का बहुत मशकूर हूँ कि वाकई मुझे भी लगा कि आज का प्रोग्राम जो है ये रिंद साहब के मौजूद होने से बिल्कुल कामयाब हो चुका है। और इसके लिए मैं रजिया हैदर साहिबा आपको बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने इतनी बड़ी शख्सियत को आज इस प्लेटफार्म पे लाया है और हमसे रूबरू कराया है। बहुत बहुत जी, इसका क्रेडिट सारा वैसे फिरोज भाई को जाता है, फिरोज फरहानी साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे इनका नंबर दिया और कहा कि इनको बुलाइए, अगर ये मान जाए। तो ये मान गए और दावत को कबूल किया। ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारे बिल्कुल।
ये यहाँ पे आए, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम आपको फिर दोबारा से तकलीफ देने वाले हैं। घर पे ही बैठे बैठे रहेंगे आप, लेकिन हमसे बातचीत होती रहेगी। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।